नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध यादव शैलेश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे, पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि देखा जाए, आज जो है हम लोग यहाँ पर बाल विकास, सामाजिक विज्ञान, शिक्षण अधिगम और गणित फर्स्ट सेमेस्टर के साथ मिक्स्ड प्रैक्टिस के साथ आपके बीच हाजिर हैं। यहाँ पर मैं आपके बीच जो है सामाजिक विज्ञान को लेकर के महत्वपूर्ण सवालों के साथ आया हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार साबित होगा। तो चलिए, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, आशीर्वाद। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन को। जल्दी से आप लोग अपने दोस्त मित्र जितने भी हैं सबको जो है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन को। यहाँ पर पहला सवाल है, पहला जो है देखा जाए हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री से है, पॉलिटी से है, सारी चीज़ों से है। ठीक है, तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कि मुद्रण काल के आविष्कारक थे यूनानी, रोमन, ईरानी, चीनी। कौन थे बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तेजी से बताने का प्रयास करें कि मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे। मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे, यूनानी, रोमन, ईरानी, चीनी। बोलो भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है कि देखा जाए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुद्रण कला का जो प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, चीन में हुआ। ठीक है, और अगर हम देखें चीन में सबसे पहले जो है कागज बनाने का कागज बनाना जो है, कागज कहाँ सबसे पहले बना, चीन में बना। ठीक है, और देखा जाए चीन में ही मुद्रण कला या छाप खाने की मशीन का भी विकास होता है। मुद्रण कला का भी क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, कहाँ पर, चीन में। चीन में सौर घड़ी का विकास हुआ, यानी सोलर जो वॉच होती है उसका भी डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है, और देखा जाए प्रथम जो है छाप खाना, अगर छापखाना की बात करें तो छापखाना की भी शुरुआत कहाँ होती है, चीन में होती है। कहाँ होती है, चीन में होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखने का प्रयास करें या आपकी छापखाना की मशीन है या मुद्रण कला की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चीन में सबसे पहले मुद्रण कला का आविष्कार हुआ था। कागज बनाना सर्वप्रथम चीन में ही शुरू हुआ। विश्व का प्रथम छापखाना, जैसे कि आप देख रहे हैं पेपर वगैरह छप रहा है, इसकी भी शुरुआत कहाँ हुई तो इसकी भी शुरुआत जो है चीन में हुई थी। यानी मुद्रण कला, कागज और छापखाना, ठीक है, इन सबकी शुरुआत के साथ साथ अगर हम सोलर घड़ी की बात करें तो भी शुरुआत कहाँ होती है, चाइना में होती है। कहाँ होती है, चाइना में होती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सतलज नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन नगर है। कालीबंगा, लोथल, रोपड़, आलमगीरपुर। बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तेजी के साथ जो है आप लोग अपने दोस्त मित्रों को बता दें। ठीक है, यहाँ पर सतलज नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन नगर है। कालीबंगा है, लोथल है, रोपड़ है, आलमगीरपुर है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताने का प्रयास करें। बताने का प्रयास करें। दूसरा सवाल बोलो भाई, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। लोगों का जवाब एक ही तरफ आ रहा है, जो कि गलत जवाब है। आपको विदित होना चाहिए कि सतलज नदी कहाँ प्रवाहित होती है। सतलज नदी पंजाब में प्रवाहित होती है, और जब पंजाब में प्रवाहित होगी तो जाहिर सी बात है हड़प्पा कालीन नगर जो है आपसे कहाँ का पूछा जा रहा है, तो पंजाब का पूछा जा रहा है। ठीक है, यह गलती ना करिएगा मित्र, कहाँ का पूछा जा रहा है, पंजाब का पूछा जा रहा है। तो पंजाब में कौन सा है। ठीक है, कालीबंगा देखा जाए राजस्थान में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह आंसर आपका रोपड़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा। रोपड़ कहाँ है, सतलज नदी पंजाब में। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। यह जो है कहाँ पर है, तो यह पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में कालीबंगा है। ठीक है, बी ऑप्शन लोथल, यह कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर। आलमगीर, हिंडन नदी जो है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, मेरठ में है। ठीक है, और यह जो है आपका कालीबंगा, घग्गर नदी राजस्थान में है। क्लियर, कौन सा आंसर हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। क्लियर, चलें आगे। सवाल को मैंने क्या किया था, थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा सा बदल दिया, क्योंकि इस प्रकार से यदि पीएनपी बदलेगा तो हमें क्या होता है, हम सीरीज में वही पढ़े हुए हैं और किताब तो हम पढ़ते नहीं हैं। अगर थोड़ा सा भी जो शब्दों का जाल दाएं बाएं किया तो सवाल क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं रोपण, रोपण जो है सतलज नदी के तट पर पंजाब में है। ठीक है, यहाँ पर कालीबंगा, घग्गर नदी राजस्थान में है। लोथल, भोगवा नदी तट गुजरात में है। आलमगीरपुर, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आगामी परीक्षा में आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर, चलें आगे। कोई बात नहीं विनय जी, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होगा। चलिए चलते अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। सेलेनोलॉजी के अंतर्गत, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत, पेडोलॉजी के अंतर्गत, उपरोक्त सभी। बताने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब अमित जी जो है वो तो कॉलेज वालों की बात है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, बार बार जो पैसा मांग रहे हैं वह तो कॉलेज वालों की समस्या, अब हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लोगों का जवाब आ रहा है डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन कैसे होगा भैया। यहाँ पर देखा जाए सेलेनोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है चंद्रमा का। चंद्रमा का अध्ययन किसके अंतर्गत, सेलेनोलॉजी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सेलेनोलॉजी। ठीक है, सेलेनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है सेलेनोलॉजी के अंतर्गत। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है, इसे हिंदी में भूकंप विज्ञान कहते हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी को जो मृदा विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, मृदा विज्ञान भी कहा जाता है। सवाल कैसे हैं एक बार कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। सवाल कैसे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है, यस या नो में जवाब आप लोग दीजिएगा, और मीटर को अपने चढ़ा दीजिएगा। जैसा कि देखा जाए सीडीपी वाले सर बार बार आप लोगों से कहते हैं मीटर चढ़ा दीजिए, तो आप लोग
जो है मीटर को चढ़ा दीजिए। ठीक है, पढ़ने में और पढ़ाने में भी बड़ा मजा आएगा। सवाल कैसे हैं बताने का प्रयास करेंगे। अगर सवाल आपको एग्जाम ओरिएंटेड लगते हैं, एक बार सभी लोगों का तेजी से थंब अप आना चाहिए, थंब अप तेजी के साथ आना चाहिए। हृदय धन्यवाद आप लोगों को। चलिए चलते अगले सवाल की ओर। यहाँ पर आप देख रहे हैं चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन, पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो यह व्याख्या आपको क्या करेगी, परिपूर्ण कर देगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें आगे, चलिए चलते अगले पॉइंट पर। अगला है अपसौर की स्थिति होती है। अपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 21 जून को, 22 दिसंबर को। बताने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। अपसौर, अपसौर की स्थिति कब होती है बताने का प्रयास करें तेजी के साथ, तेजी के साथ, और साथ ही साथ मीटर को भी चढ़ा दें, अपने दोस्त मित्रों को भी बताएं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर बी की तरफ लोगों का रुझान है, सी की तरफ लोगों का रुझान है। यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन सही है वह है आपका 4 जुलाई। 4 जुलाई को जो है अपसौर की स्थिति होती है। ठीक है, 4 जुलाई को देखा जाए पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, सबसे अधिक दूरी पर। ठीक है, क्या होता है, सबसे अधिक दूरी पर होती है। ठीक है, 3 जनवरी के दिन देखा जाए पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है, सूर्य से सबसे निकट होती है। और जब यह सबसे निकट होगी तो यह स्थिति कहलाएगी उपसौर। क्या कहलाएगी, उपसौर कहलाएगी, और यह अपसौर कहलाएगी। याद कैसे होगा मित्र, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। जब हमारे यहाँ भयंकर ठंडी पड़ती है तो पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, यानी नजदीक का इन द सेंस गर्मी होनी चाहिए, लेकिन क्या है, भारत में ठंडी है। ठीक है, और जब हम बहुत उमस भरी गर्मी से जूझ रहे होते हैं तो पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। 21 जून को देखा जाए सूर्य जो है कर्क रेखा पर होता है। सूर्य कहाँ होता है, कर्क रेखा पर। और 22 दिसंबर के दिन अगर हम बात करें तो सूर्य कहाँ होता है, मकर रेखा पर। कहाँ होता है, मकर रेखा पर। क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर यह है स्थिति 3 जनवरी की, 3 जनवरी की है। यह पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यह 4 जुलाई की स्थिति है, और पृथ्वी सूर्य से क्या है, दूर है। और इसी दूरी की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ठीक है, अपसौर कहते हैं, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। क्लियर, ठीक। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान जब सबसे अधिक दूरी पर होती है तो ऐसी स्थिति को अपसौर कहा जाता है। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। ठीक है, कब होती है, 4 जुलाई को होती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। कब होती है, 3 जनवरी को होती है। क्लियर, कब होती है, 3 जनवरी को होती है। चलिए आगे, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। अशोक मेहता को, बलवंत राय मेहता को, पीके पुंगन को, पीके थुंगन समिति है। ठीक है, के संथानम किसको कहा जाता है, बताने का प्रयास करेंगे। यहां पर थुंगन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलो भाई। किसे कहा जाता है भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को जो है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। और इन्हीं के सिफारिश के अनुसार पर त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था लागू है, त्रिस्तरीय पंचायती राज। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लागू है। अब आप कहेंगे सर त्रिस्तरीय क्या होता है, तो भैया यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत है। ठीक है, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत है, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत है। ठीक है, क्या है, क्षेत्र पंचायत है। ठीक, और देखा जाए जिला स्तर पर आपका क्या है, जिला पंचायत है। क्या है, जिला पंचायत है। ठीक है, और देखा जाए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायत, ठीक है, पंचायत की या पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है, तो सबसे पहले अनुच्छेद 40 में मिलता है। लेकिन देखा जाए 1993 में क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन जो है करके क्या किया गया, जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया गया। और इसके तहत एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सी 11वीं अनुसूची, और किसमें प्रावधान किया गया, तो 243 अनुच्छेद में। ठीक है, किसमें किया गया, 243 अनुच्छेद में। क्लियर, चलें आगे। यहां पर देखा जाए भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। इन्हीं की अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया है। क्या बनाया गया है, त्रिस्तरीय बनाया गया है। क्लियर, चलें आगे, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला है ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कुल सदस्यों की कितनी संख्या गण पूर्ति के लिए आवश्यक है। 1/2 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/4 सदस्य, उपरोक्त सभी। बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तेजी के साथ बताएं, तेजी के साथ बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलो भाई। बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल हैं जो आपके किताब से हैं। ठीक है, और ये सवाल जो है देखा जाए आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। कौन सा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर, सी ऑप्शन की ओर लोगों का रुझान है, डी ऑप्शन की ओर लोगों का रुझान है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखा जाए 1/3 सदस्य, कितने सदस्य मित्र, 1/3 सदस्य जो गणपूर्ति सदस्य के रूप में आवश्यक हैं। ठीक है, कितने, तो ग्राम पंचायत की बैठक में जितने भी सदस्य होते हैं उसमें 1/3 सदस्य क्या होते हैं, गणपूर्ति सदस्य के लिए आवश्यक हैं। वहीं पर संसद में अगर हम बात करें
संसद में विशेषकर लोकसभा में अगर हम बात करें तो लोकसभा में गणपूर्ति जो सदस्य संख्या है वह 1/10 है। कितनी है? 1/10 है। और यहाँ पर कितनी है? 1/3 है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलें आगे, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर देखा जाए ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति या कोरम के लिए क्या है? आवश्यक है। कितनी? 1/3। क्लियर? चलें आगे। बिल्कुल, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के राजस्थान में किया था। नागौर जिले जो है नागौर जिले में किया था। और यह जिला कहां पर है? तो राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी को हरित गृह या ग्रीन प्लेनेट क्यों कहा जाता है? ठीक है, डिस्क्रिप्टिव सवाल है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव सवाल है कि आखिर पृथ्वी को जो है हरा ग्रह क्यों कहा जाता है। ठीक, तो जैसा कि आपको विदित है कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में केवल एक ही ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पर जीवन संभव है। और जीवन संभव होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जल की उपस्थिति। जितने भी हमारे ग्रह हैं किसी भी ग्रह पर जीवन जल की उपस्थिति नहीं है। और जल ही क्या है? जीवन है। यदि हम बात करते हैं वायुमंडल परिवर्तन की तो जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। और उत्पत्ति होने के पश्चात सभी ग्रहों पर वायुमंडल परिवर्तन हुआ है। और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह बना जहां पर इस प्रकार का वायुमंडल परिवर्तित हुआ जहां पर जल उपलब्ध हुआ। और जल उपलब्ध होने से यहाँ पर जीवन यानी वनस्पति और जीव जंतुओं के विकास की आदर्श दशाएं पाई गई। और जीव जंतुओं के आदर्श दशाएं पाए जाने के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं? हरित प्लेनेट या ग्रीन प्लेनेट के नाम से जानते हैं। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी को हरित गृह कहा जाता है क्यों? क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व विद्यमान हैं, जैसे जल, वायु, उपजाऊ भूमि, वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। हरियाली से आच्छादित वनों और पौधों के कारण यह अन्य ग्रहों की तुलना में महत्वपूर्ण होने के कारण इसे हरित ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित ग्रह कहा जाता है। ठीक है, यहाँ गृह नहीं है, यह ग्रह है। ठीक है, क्या है? ग्रह है। क्लियर? तो इसे क्या कहते हैं? हरित ग्रह। पृथ्वी को हरित ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व विद्यमान हैं। जल, वायु, उपजाऊ भूमि और वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। हरियाली से आच्छादित वनों और पौधों के कारण यह अन्य ग्रहों की तुलना में महत्वपूर्ण होने के कारण इसे हरित ग्रह कहा जाता है। क्लियर? ठीक, और अगर नीला ग्रह पूछा जाए तो नीला ग्रह भी इसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 71% भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और 29% भाग पर क्या पाया जाता है? स्थल पाया जाता है। तो इसलिए 71% जल पाए जाने के कारण अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं तो यह नीले कलर का दिखाई देता है। इसी कारण से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्लियर? चलें आगे, चलिए अगला है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच से आगे है -4.5 घंटा, +4.5 घंटा, -5.5 घंटा, +5.5 घंटा। बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलो भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताने का प्रयास करें। वेरी गुड, वेल कॉन्फिडेंस। जवाब यहां पर आ रहा है कि माने 5.5 घंटा आगे है। क्यों आगे है भैया? उसे हम लोग देख लेते हैं। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। आप जानते हैं 0 डिग्री देशांतर को हमने क्या माना है? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा माना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा माना है। भारत ने क्या किया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपना मानक समय रेखा माना है। ठीक है, और जैसे पृथ्वी पर देखा जाए 360 देशांतर होता है। और 360 देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, जब 24 घंटे का समय लगता है तो 1 घंटे में कितना देशांतर पार करती है पृथ्वी? तो 1 घंटे में 15 देशांतर पार करती है। अगर 24 से भाग दे देंगे तो 15 मिलेगा। अब पूछा जाए एक देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा? तो 15/60 कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 15 एकम 15, 15 चौको 60, यानी एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 4 मिनट का। तो अब यहीं पर अगर आप देखें तो 42.5 गुणे 4 कर देंगे और भागे 60 कर देंगे। क्या कर देंगे? 60 कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 330 मिनट और 60 से भाग दे देंगे तो यहां पर आ जाएगा 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 5.5 यानी कितना हो जाएगा? 5.5 घंटे हो जाएगा। और यह पूरब में स्थित है तो पूरब से सूर्योदय होता है, पूरब में समय आगे होता है, इसलिए +5.30 मिनट होगा। और अगर यही पश्चिम होता तो पीछे होता -5.30। क्लियर? चलें आगे, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। यह रेखा प्रयागराज के नैनी अथवा मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगर आपको नैनी और मिर्जापुर दोनों दिया हो तो आप यह बताएंगे कि यह जो है नैनी से गुजरती है, मिर्जापुर से नहीं। यदि नैनी नहीं दिया है तो आप मिर्जापुर लगाएंगे। यह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? यह उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से, यानी 5 राज्यों से गुजरती है। और छत्तीसगढ़ में ही अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। कहां पर काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। क्लियर? चलें आगे, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहां पर है गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था? किसकी बात कर रहा है? गीजा की पिरामिड की बात कर रहा है। कब और किसने बनवाया था? आप जानते हैं जहां पर पिरामिड की बात आती है मिस्र की सभ्यता याद आती है। मिस्र की सभ्यता का विकास कहां हुआ? नील नदी के तट पर हुआ। और वहां का जो शासक था देखा जाए कौन है? तो देखा जाए यहाँ का शासक फराओ कुफू ने सबसे पहले पिरामिड का निर्माण करता है। देखा जाए वहां पर जब मृतकों को दफनाया जाता था तो उनके सर के पास क्या करते थे? पत्थरों का टीला बना दिया जाता था। यह सिंबल रहे कि हमने यहाँ पर इस व्यक्ति को दफनाया है। तो उसी प्रकार से टीले के साथ साथ देखा जाए स्थलाकृतियां डेवलप होती गई इस प्रकार की, जिसे क्या कहा गया? जो है पिरामिड कहा गया। और आज जो गीजा का पिरामिड देखा जाए यह विश्व के आश्चर्यों में से एक है। क्लियर?
चलिए आगे। तो यहाँ गीजा का पिरामिड मिस्र का जो शासक है फराओ कुफू ने लगभग 2550 ईसा पूर्व से 2532 ईसा पूर्व में बनवाया था। यह अत्यंत प्राचीन और स्मारक गीजा का पिरामिड है जो प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ठीक है, तो गीजा का पिरामिड जो है मिस्र का शासक फराओ कुफू ने लगभग 2550 ईसा पूर्व से 2532 ईसा पूर्व में बनवाया था। यह अत्यंत प्राचीन और स्मारक गीजा का पिरामिड है जो प्राचीन विश्व के अजूबों में से 7 अजूबों में से एक है। क्लियर, चलें आगे। चलिए चलते हैं। सत्या मिश्रा जी कह रहे हैं कि देखिए भैया सोशल की आज नहीं, जब चलेगी तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें तो आपको विदित हो जाएगा, क्योंकि क्लास जो है बनाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए जो है अल्टरनेट चलती है। ठीक है, चलें आगे। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अंतरिक्ष में राकेश शर्मा, ठीक है, राकेश शर्मा किस यान से गए थे? सोयूज T2, सोयूज L1, कोलंबिया यान से, इनमें से कोई नहीं। बताने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलो भाई। यहां पर लोग एक ही तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सोयूज T2 के माध्यम से गए थे और यह देखा जाए किसका यान है, यह देखा जाए पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से, जिसको USSR के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में इसे हम किसके नाम से जानते हैं, रूस के नाम से जानते हैं। तो यानी अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कैप्टन राकेश शर्मा हैं जो पूर्व सोवियत संघ के सोयूज T2 के माध्यम से अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, क्लियर, चले आगे चलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, अंतरिक्ष में राकेश शर्मा पूर्व सोवियत संघ की सहायता से सोयूज T2, ठीक है, किसकी सहायता से, सोयूज T2 की सहायता से गए थे, T2 द्वारा गए थे। क्लियर, यह भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति थे। क्लियर, चलें आगे। यहां पर यह सोयूज है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो मैं यहां लिख दे रहा हूं सोयूज। क्लियर, चलें आगे। चलिए, नगर पालिका परिषद की आबादी के लिए न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आबादी पूछ रहा है, नगर पालिका परिषद के लिए न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए? 5000 से 10,000, 5000 से 10,000, 5000 से 1 लाख, ठीक है, 5000 से 1 लाख, 1 लाख से 5000, 5 लाख से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताने का प्रयास करेंगे। नगर पालिका परिषद के लिए पूछ रहा है, बोलो भाई, नगर पालिका परिषद के लिए। चलिए, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 5000 से 1 लाख के बीच जो है नगर पंचायत के लिए है। किसके लिए है? नगर पंचायत के लिए जनसंख्या होनी चाहिए। अगर इतनी जनसंख्या है तो नगर पंचायत होगी। और यह पूछ क्या रहा है, नगर पालिका, ठीक है, तो नगर पालिका के लिए कितनी होनी चाहिए? 1 लाख से 5 लाख, ठीक है। नगर निगम के लिए कितनी होनी चाहिए? तो 5 लाख से अधिक। कितनी होनी चाहिए? 5 लाख से अधिक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। नगर पंचायत के लिए 5000 से 1 लाख, नगर पालिका के लिए 1 लाख से 5 लाख, नगर निगम के लिए 5 लाख से एबव। ठीक, चलिए यहां पर आप देख रहे हैं नगर पालिका परिषद के लिए 1 लाख से कितना? 5 लाख। किसके लिए? नगर पालिका, जो आपसे सवाल पूछा गया है। नगर पंचायत के लिए 5000 से 1 लाख, ठीक है। नगर निगम के लिए 5 लाख से अधिक आबादी होनी चाहिए। क्लियर, चलें आगे। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है आपका, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक प्रावधान बताइए। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान पूछ रहा है, तो आपको इसमें क्या बताना है? भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया, जिसको 1993 में लागू किया गया। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और 9 जोड़ते हुए अनुच्छेद 243 में का से लेकर ड़ तक और अनुसूची 11 जोड़ते हुए इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इसे क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी पहली चीज आपको बताना, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसे लागू किया गया 1993 में, और इसके माध्यम से संविधान में भाग 9 जोड़ा गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत क से लेकर ड़ तक और अनुसूची 11 जोड़ते हुए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। क्लियर, चलें आगे। तो यहां पर भारतीय संविधान पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। इसमें भाग 9, ठीक है, कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9। ठीक, भाग 9 और अनुच्छेद 243 का से लेकर ड़ तक अनुसूची 11 को जोड़ते हुए संवैधानिक अधिकार दिया गया। इसके साथ ही पंचायतों को ग्रामीण स्तर स्वशासन की इकाई माना गया। लिख ले जाएंगे, बोलो भाई, लिख ले जाएंगे। सारे फैक्ट आपको आते हैं और कभी भी आप सीरीज पर डिपेंड ना रहिए, किताब की भाषा पर डिपेंड ना रहिए, आप अपनी भाषा के माध्यम से लिखिए। फैक्ट केवल आपको याद रहेगा, आप अपनी भाषा का प्रयोग कर लिखिए, सबसे बेहतर नंबर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा इससे भाग 9
अनुच्छेद 243 में क से ड़ तक अनुसूची 11 को जोड़ते हुए संवैधानिक अधिकार दिया गया। इसके साथ ही पंचायतों को ग्रामीण स्तर सुशासन की इकाई माना गया। क्लियर। और देखा जाए 12 अनुसूची हो जाएगी नगर पंचायत से हो जाएगा। ठीक, अगला है 3000 से अधिक 3000 से अधिक आबादी वाले ग्राम में ग्राम पंचायत समिति सदस्यों की संख्या होती है 11, 13, 15, 9। बताने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोलो भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताने का प्रयास करेंगे। 3000 से अधिक, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि पंचायत में संख्या 1000 तक है तो कितने सदस्य होंगे 9। 2000 है, ठीक है 2000 है तो सदस्य कितने होंगे 11। और अगर 3000 है तो सदस्य कितने होंगे 13। और 3000 से यदि अधिक है, 3000 से अधिक यदि है तो सदस्य कितने होंगे तो 15। कितने होंगे 15। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। समझ में आ गया। यदि गांव की जो संख्या जनसंख्या 1000 है तो सदस्य कितने होंगे 9। 2000 है सदस्य कितने होंगे 11। 3000 है सदस्य कितने होंगे 13। अगर 3000 से अधिक है तो सदस्य कितने हो जाएंगे 15। क्लियर, चलें आगे। चलिए यहां पर देखा जाए 3000 से अधिक आबादी पर 15 सदस्य होंगे। 1000 की आबादी पर जो है यहां पर 9 सदस्य होंगे। ठीक है, कितने सदस्य होंगे 9। ठीक, 2000 की आबादी पर 11, 3000 की आबादी पर 13। क्लियर, चलें आगे। चलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता को समझाइए। मेसोपोटामिया की सभ्यता की अगर हम बात करें तो यह भी एक प्राचीन सभ्यता है जो कि देखा जाए दजला और फरात नदी के मध्य विकसित हुई सभ्यता है। यहाँ और इसी सभ्यता के अंतर्गत देखा जाए सुमेरिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता का विकास हुआ है। और यहाँ पर लेखन लिपि का जो हमें साक्ष्य मिला है जिसे हम कीलाक्षर लिपि कहते हैं। साथ ही साथ नगर नियोजन की बात किया जाए तो अपने आप में बेहतरीन और शानदार। कृष्ण नवाब जी जो है बुक में 13 है 3000 पर, और जब 3000 से अधिक हो जाएगा तब कितना होगा 15 हो जाएंगे। तो बुक ही बात करें तो बुक को भी मैं दिखा सकता हूं। ठीक है, एक बार फिर से बुक पढ़िए, नहीं तो हमें बुक लाना पड़ेगा, हम ला करके दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, विश्वास किया करिए। ठीक, तो यहां पर देखा जाए नगर नियोजन का यह बेहतरीन नमूना है और साथ ही साथ कृषि कानून खगोल विज्ञान में इस सभ्यता ने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पर देखा जाए मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला व फरात नदियों के मध्य विकसित हुई जिसे सभ्यता की जननी कहा जाता है। यहां पर देखा जाए सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, बेबीलोनिया सभ्यता, असीरियन की सभ्यता की संस्कृत फली फूली लेखन कीलाक्षर लिपि। ठीक है, कीलाक्षर लिपि आपसे पूछा जाता है कीलाक्षर लिपि के अवशेष हमें कहां से मिलते हैं, तो कीलाक्षर लिपि के अवशेष सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, यहां पर नगर नियोजन, कृषि कानून और खगोल विज्ञान में सभ्यता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, चलें आगे, चलें आगे। क्लियर, समझ में चीजें आ रही हैं कैसे लिखना है। अब आप देख रहे हैं कि हमने इसी में 30-40 शब्दों में पूरी की पूरी मेसोपोटामिया सभ्यता को समेट दिया है और वर्तमान संदर्भ में आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और यही डिमांड, यही उम्मीद, यही आपसे विश्वास करता है पीएनपी, क्योंकि पीएनपी में देखा जाए सीनियर मोस्ट टीचर लगाए जाते हैं कॉपी चेक करने के लिए। ठीक है, चलें आगे। चलिए, जैन धर्म के पंच महाव्रत के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, सम्यक दर्शन। बताने का प्रयास करें। बताने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अहिंसा शामिल है, सत्य शामिल, अस्तेय शामिल है, लेकिन सम्यक दर्शन जो है यह शामिल नहीं है, बल्कि यह देखा जाए यह क्या है, यह शामिल नहीं है। और यह जो पंच महाव्रत है इनको और किस नाम से जाना जाता है, इसे पंच अणु के नाम से जाना जाता है। पंच अणु के नाम से जाना जाता है। जैसा कि यहाँ पर 3 आप देख रहे हैं, दो कौन कौन सा है, एक अपरिग्रह है और एक ब्रह्मचर्य है। ठीक है, एक कौन सा है अपरिग्रह, दूसरा कौन सा है ब्रह्मचर्य। यह मिल जाते हैं तो पंच महाव्रत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये क्या हो गया 2 हो गया, और यह क्या हो गया 3, और यह 4, और यह कौन सा है 5। तो यही पंच अणुव्रत या पंच महाव्रत की बात कही जाती है। क्लियर, चलें आगे। चलिए, यहां पर सम्यक दर्शन जो है जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। सम्यक दर्शन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये पंच महाव्रत अथवा 5 अणुव्रत में शामिल हैं। क्लियर, चलें आगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ठीक है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं। यहां पर ज्वार भाटा वह प्रक्रिया है, देखा जाए जैसे आप समुद्र में देखते हैं तो समुद्र का एक बार जल क्या होता है, ऊपर उठता है और फिर क्या करता है, नीचे गिरता है। तो ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। और इसका कारण क्या है, इसका कारण जो है देखा जाए
तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है किसका? सूर्य और चंद्रमा का। यदि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल किसका लगता है, सूर्य का लगता है कि चंद्रमा का, तो आप बताएंगे सर चंद्रमा का लगता है, क्योंकि चंद्रमा हमसे क्या है? निकट है, और निकट होने के कारण उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज्यादा लगता है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर देखा जाए ज्वार भाटा वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से समुद्र तल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। पानी के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार, फ्लो ऑफ द टाइड, तथा नीचे गिरने की क्रिया को भाटा, ईब ऑफ द टाइड कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा जाता है? ईब ऑफ द टाइड एंड फ्लो ऑफ द टाइड। क्लियर? चलें आगे, बताने का प्रयास करेंगे। समझ में चीजें आ रही हैं? एक बार थंब अप पुनः। आप लोग जो है शांत हो जा रहे हैं, शांत नहीं होना है, दिमाग में जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि अब की बार हम टॉप करेंगे, अब की बार पीएनपी पार, अब की बार बाउंड्री पार होना चाहिए। नहीं, पम्मी जी जो है देखा जाए चलेगी, थर्ड सेमेस्टर के भी चलेगी। आप जुड़े रहिए शैलेश क्लासेस से, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों को। यहां पर फसल पकने और काटने काटने के अवसर पर देश में मनाए जाने वाले त्योहार कौन कौन से हैं? बैसाखी, पोंगल, लोहड़ी, उपरोक्त सभी। बताने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। फसल पकने और काटने के अवसर पर देश में मनाए जाने वाले त्योहार कौन से हैं? बैसाखी, पोंगल, लोहड़ी, उपरोक्त सभी। यहां पर डी ऑप्शन, वेरी गुड, वेल कॉन्फिडेंट जवाब आ रहा है। यहां पर देखा जाए उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, कौन है उपरोक्त सभी? यानी फसल कटने के अवसर पर मनाए जाने वाला बैसाखी है, पोंगल है, लोहड़ी है। ठीक है, क्लियर? बैसाखी, पोंगल, लोहड़ी। लोहड़ी कहां मनाया जाता है? पंजाब में। ठीक है, पोंगल कहां मनाया जाता है? केरल में। क्लियर? चलें आगे, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। फसल पकने और काटने के अवसर पर देश में मनाए जाने वाले त्योहार बैसाखी है, पोंगल है, लोहड़ी है, और कौन सा है? होली है। यह सभी त्योहार आपके फसल कटने पर मनाए जाते हैं। क्लियर? चलें आगे, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला सवाल है, आर्थिक विकास को संक्षिप्त रूप में समझाइए। ठीक है, आर्थिक विकास को पूछ रहा है। एक चीज हम बताएं आपको, अगर इकोनॉमी में सवाल पूछेगा आर्थिक विकास, यानी कहने का मतलब है यदि आप मान के चलिए कि आपके पास बचत हो रही है, आपके पास कुछ पैसा जो है बच रहा है महीने दर महीने या साल भर में, तो इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या कर रही है? विकसित हो रही है, आर्थिक विकास हो रहा है। अब अगर आपके पास कुछ भी नहीं बच रहा है तो इसका मतलब है कि आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। यदि हो भी रहा है तो वह सीमित लोगों के साथ हो रहा है, जैसे वर्तमान समय में देखा जाए हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है, अर्थात एक वर्ष की अवधि में किसी देश में जितनी जितनी सेवाओं और वस्तुओं का कुल उत्पादन होता है उसे देश की क्या कहते हैं? वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस प्रकार किसी भी देश के द्वारा अपनी वास्तविक आय बढ़ाने के लिए सभी उत्पादन साधनों का कुशलतम प्रयोग करना ही आर्थिक विकास कहलाता है। ठीक है, यानी अगर हमें एक लाइन में लिखना हो तो किसी भी देश द्वारा अपनी वास्तविक आय बढ़ाने के लिए सभी उत्पादन का जो है कुशलतम प्रयोग करना ही क्या कहा जाता है? जो है आर्थिक विकास कहलाता है। क्लियर? शशि शर्मा जी, इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, बीपी बढ़ जाएगा। ठीक, चलें आगे, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा है, किसने लिखा है? बताने का प्रयास करेंगे। भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा है, ठीक, यहां पर ऑप्शन देना चाहिए था। पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तीसरा ऑप्शन है कवि प्रदीप, कवि प्रदीप। डी ऑप्शन है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, कौन होगा? यहां पर देखा जाए आपका जो आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो देखा जाए आपका जो उत्तर है वो यहां से शुरू होगा, यहां से, और यह आपका उत्तर है जो मैं ब्लॉक कर रहा हूं। ठीक है, यह आपका नहीं है। तो यहां पर देखा जाए भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, किसके अधिवेशन में गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। आप पढ़ते हैं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। तो यह जो है किसने लिखा है? देखा जाए, ठीक, क्लियर? चलें आगे। जबकि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान के रचयिता देखा जाए आपके जो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा का प्रदीप ने लिखा है। ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा है। ठीक है, चलें आगे, चलिए। अगला है, नदियों के किनारे सभ्यताओं के उदय के कारण बताइए। आखिर नदियों के किनारे ही सभ्यताएं क्यों विकसित हुई?
तो देखा जाए पहला था नदियों के किनारे क्या थी, जो भूमि थी उपजाऊ थी, वह मुलायम थी, पीने के पानी की सुविधा थी, ठीक है, जल सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध थी, साथ ही साथ देखा जाए आवागमन की यानी यातायात की सुविधा उपलब्ध थी, और इस कारण से यहाँ पर क्या था, जो है सभ्यताएं विकसित हुई। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें नदियों के किनारे सभ्यताओं के उदय होने के निम्नवत कारण है। नदियों के किनारे भूमि कैसी थी, मुलायम एवं उपजाऊ होती थी। ठीक है, साथ ही साथ पीने एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्धता, जल की उपलब्धता थी, यानी क्या हम पानी पिए और सिंचाई भी करें, खेती भी कर सकते थे, तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए यहाँ पर जल भी उपलब्ध था। ठीक है, क्लियर, चलें आगे। ठीक, और यातायात का प्रमुख साधन, प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण भूमि का उपजाऊपन बने रहना। ठीक है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी तो नई मृदा क्या होती थी, बीत जाती थी, और बुआई जुताई में क्या होती थी, सरलता होती थी, और इसी कारण से देखा जाए, हाँ, ठीक है, तो बुआई जुताई निराई में क्या होती थी, सरलता होती थी। इस कारण से देखा जाए तो नदियों के किनारे क्या हुआ, सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ। ठीक, अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में, वैशाली में, मगध में, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। बोलो भाई, बहुत से लोग क्या किए, कहे कि नहीं पढ़ेंगे, जा रहे हैं। पढ़ लिख करके क्या होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे खराब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब, ऐसी बात है क्या? इसको सही कर लिया जाए, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर देखा जाए महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वैशाली में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। ठीक है, वैशाली बिहार में है, लुम्बिनी कहाँ, नेपाल में है। ठीक, तो यहां पर देखा जाए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, सॉरी कुशीनगर, वैशाली नहीं, कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। क्लियर, चलें आगे। चलिए, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, यहां पर आपसे सवाल पूछा गया, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, यहां पर आप यह इमेज देख रहे हैं, एक ग्लोब पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से रेखाएं खींची गई हैं। इस रूप में रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, और एक ग्लोब में आप देख रहे हैं इस रूप में रेखाएं खींची गई हैं। इस रूप में रेखाएं खींची गई हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, यह जो है पश्चिम से पूर्व एक रेखा खींची गई है और एक रेखा नॉर्थ टू साउथ खींची गई है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें, ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी अथवा ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व क्षैतिज दिशा में खींची जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। और पृथ्वी या ग्लोब पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, और यह कल्पना के आधार पर खींची गई है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर ग्लोब अथवा पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व अथवा क्षैतिज दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा कहा जाता है, कहा जाता है। पृथ्वी पर इसकी संख्या 181 पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी पर इसकी संख्या कितनी होती है, अक्षांशों की संख्या, और यदि अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछा जाए तो 179 होती है। कारण क्या है कि यह अक्षांश रेखाएं छोटी होती होती जो ध्रुवों पर बिंदु के रूप में हो जाती हैं, और बिंदुओं को कभी रेखा नहीं माना जाता। क्लियर, चलें आगे, चलें आगे। चलिए, निम्न में से अर्थव्यवस्था के कौन कौन से घटक हैं। यहां पर देखिए इन्होंने गड़बड़ कर दिया है, ये ऑप्शन पहला हो गया, ये ऑप्शन दूसरा हो गया, यह ऑप्शन तीसरा हो गया, और यह डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, और यहां से एक्सप्लेनेशन हो गया। आपकी दो तीन सवाल गड़बड़ किए हैं। चलिए, बताने का प्रयास करेंगे कौन कौन से घटक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहां पर बिल्कुल सही जवाब आप लोगों को आ रहा है। यहां पर जो हमारा आंसर होगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, यानी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक सेक्टर भी हैं, द्वितीयक सेक्टर भी शामिल हैं, और तृतीयक सेक्टर भी क्या होते हैं, शामिल हैं। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों सेक्टर शामिल है। जहां पर प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे संबंधित चीजें आती हैं, वहीं पर द्वितीय क्षेत्र में देखा जाए विनिर्माण से संबंधित चीजें आती हैं, और तृतीय क्षेत्र में सेवा से संबंधित क्षेत्र आते हैं। क्लियर, चलें आगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं। क्लियर, तो आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में एक समयावधि में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं, आर्थिक समृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक समृद्धि कहते हैं।
ठीक, आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य क्या है? यहां पर देखा जाए आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में किसी समयावधि में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। अर्थात किसी अर्थव्यवस्था में यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, समस्त घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो यह माना जाएगा कि वह अर्थव्यवस्था क्या होगी, वह आर्थिक अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रही है। यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, समस्त घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो उसे हम आर्थिक समृद्धि माना जाएगा। क्लियर? ठीक, चलें आगे। अंतिम सवाल है, अंत भला तो सब भला। शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। अंत भला तो सब भला बताने का प्रयास करेंगे। अंत भला तो सब भला। बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां पर देखा जाए तो जो शिक्षा है वह आपका जो है किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और यहां पर अवशिष्ट सूची नहीं होती है, अवशिष्ट शक्तियां होती हैं। देख रहे हैं शैलेश सर अपनी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर यहां सारी शक्तियां डिवाइड हैं, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां किसके पास विद्यमान है भाई? केंद्र सरकार के पास विद्यमान है। तो जाहिर सी बात है कि नहीं, अब आप ही की क्लास है। ठीक है।